I would say it was historic. The vote share, we will comfortably cross 25%. Comfortably. 25? Yes. 5 times? Yes, madam. 500% growth? Yes, madam. We'll comfortably cross. Can I challenge you on that? I am putting it in record. I am talking to you in the media, madam, where the record is happening. I am not going to go anywhere. I am just a phone call away. You will call me on the day of counting day. You will ask me, because I am also putting my political credibility on the rocks. I am putting my political credibility in a leading national channel to a leading anchor sitting in front of you. I am making a commitment because we are confident. We are reading the field well. We will cross 25%. नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अधिक वोट लेके आ सकती है या इतने वोट लेके आ सकती है कि उसका 370 का जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाए। इसको जानने के लिए आपको वो इंटरव्यू देखना चाहिए जो नाविका कुमार ने अन्नामलाई से लिया। आइए उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वह अत्यंत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि क्यों 370 की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और क्यों तमिलनाडु उसके पूर्ण करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, हमें पत्रम पुष्पम भी प्रदान करें। तो नाविका कुमार ने एक इंटरव्यू किया अन्नामलाई से और उसमें कुछ बड़े प्रश्न पूछे, और जिसमें सबसे जो पहला प्रश्न जो पूछा कि भाई आप जो है वो कैसे कह रहे हैं कि ये वोट शेयर आप ले आएंगे। वोट शेयर अन्नामलाई बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो 25% से ऊपर वोट शेयर लेके आएंगे। अब वो बीजेपी के वोट शेयर की बात कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी का वोट शेयर अकेले 25% आ जाता है और साथ में जैसा कि पता चल रहा है कि टीटीवी दिनकरन जो है वो साथ में आ गए हैं और पनीर सेल्वम साथ में आने वाले हैं, उसके अतिरिक्त शरद कुमार की पार्टी ने उनकी पार्टी में मर्ज कर लिया है, और आपके और जो है वो देवेंद्र कुलवेल्लार जो एक पूरा जो एक दलित समूह है वो भी साथ में है, थेवर्स और वनियार पार्टी जो है पीएम के उससे बातचीत चल रही है। तो लगता तो है ऐसा कि भाई बड़ा प्रॉमिसिंग हो सकता है। तो पूछा गया कि भाई ऐसा क्या है, आप जो है जो नैरेटिव कैसे आप चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अन्नामलाई का कहना है कि वो नैरेटिव चैलेंज करके चल रहे हैं, वो द्रविडियन नैरेटिव जिसको कभी चैलेंज नहीं किया गया, उसमें क्या खामियां हैं, क्या बात है। तो वो 2-4 बातें जो बताई अन्नामलाई ने, मुझे लगता है कि उसकी हमें चर्चा यहाँ करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो कही कि भाई यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से लीडर सेंट्रिक हो गई है। नेता जो है वो भगवान हो जाता है, और भगवान से भी बड़ा जो है वो एक एब्राहमिक गॉड हो जाता है। इसलिए आपने देखा हो कि करुणानिधि की एक कल्ट फॉलोइंग हो गई, एमजीआर की एक कल्ट फॉलोइंग हो गई, और जयललिता की कल्ट फॉलोइंग हो गई। लोग किस तरह से उनके सामने जो है वो साष्टांग दंडवत करते थे, किस तरह से हर बात पर नाम ही अपने लीडर का लेते थे। यदि आपने पार्लियामेंट की बहस देखी हो तो आपको याद होगा वो बहुत ही विचित्र क्षण, जिनमें जब कोई भी स्पीकर AIADMK से विशेषकर से जब खड़ा होता था तो पहले जो है वो जयललिता का नाम लेता था और उसके बाद फिर बोलना आरंभ करता था। तो ये जो है ये कल्ट फॉलोइंग द्रविडियन पॉलिटिक्स का एक हॉलमार्क रहा है। दूसरी बात है कि भाई यहाँ टोटल मीडिया कंट्रोल है, और पूरे भारत में ये कभी पता नहीं चला कि किस प्रकार से एक फैसिज्म जैसी स्थिति वहाँ बनी हुई है, जहाँ आप जो रूलिंग पार्टी है उसके विरोध में कुछ नहीं बोल सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड की जब बात आई तो ये बताया कि भाई क्यों ये सीक्रेट वाला क्लॉज रखा गया, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति देना चाहता है किसी पार्टी को किसी प्रकार का दान और उसका नाम ओपन में आ जाता है, तो मान लीजिए अगर वो कोई ठेकेदार है तो तमिलनाडु में तो उसको दूसरा ठेका मिलेगा ही नहीं। अगर यदि उसने बीजेपी को अनुदान दे दिया तो DMK की सरकार है तो ये समझ ले कि उसका बिजनेस समाप्त। तो जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था हो तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ध्यान से सोचा नहीं। खैर, पहले एक प्रकार का कैश वाला ट्रांजैक्शन था, अब ये दूसरा ट्रांजैक्शन आया, तीसरा कुछ नया अवश्य बनेगा। तो
ये पूरा लीडर सेंट्रिक जो मामला है, वो जैसे लीडर सेंट्रिक मामला तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये कल्ट जो है वो अन्नामलाई के चारों तरफ भी विकसित होता जा रहा है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि कुछ है, तमिलनाडु का जो इमोशनल कंटेंट है तमिलनाडु के व्यक्तियों का, वो संभवतः इसको सपोर्ट करता है। लेकिन तो अन्नामलाई का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इंक्लूसिव है और वो सबको स्पेस देती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि एक लीडर हो गया तो फिर दूसरे के विकसित होने का कोई की संभावना समाप्त हो जाती है। और वो वैसे देखने में भी आता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग जो लीडर्स हैं वो पनपे हैं और अभी भी पनप रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं उसका एक बड़ा उदाहरण है। फिर तीसरी बार जो है कि भैया एक कम्युनिटी का जो विलिफिकेशन करके इन्होंने पूरी तरह से, जिस तरह से अब्राहमिक धर्मों में अल्लाह और शैतान का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक कि शैतान का नाम लेके लोगों को डराया नहीं जाए तब तक जो है वह अल्लाह की महिमा नहीं समझ में आती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मणों का नाम लेके एक कम्युनिटी को पूरी तरह से उसका चरित्र हनन करके उसको गालियाँ देके ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव बनाया गया है, जिसमें विक्टिम बनाया जाता है किसको, जो 98% है, और ऑपरेसर या पीड़ा देने वाले किनको बनाया जाता है, जो पूरी तरह से शक्तिहीन है, उनके पास कोई किसी भी प्रकार की पावर आज की डेट में नहीं है, कभी रही होगी। और रही भी क्यों होगी, वो क्यों होगी, क्योंकि विशेषकर से अंग्रेज़ों ने वहाँ के ब्राह्मणों को मंदिरों से निकाल के और उनको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया था, जिससे कि वो अंग्रेज़ी सरकार के स्पोक्समैन बन जाएं और अपने प्रभाव का प्रयोग चर्च को और क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने में कर सकें। अब इसके बाद पेरियार का जब प्रश्न आता है तो पेरियार के बारे में भी पहली बार मैंने सुना किसी दक्षिण भारत के किसी राजनेता को ये स्पष्ट रूप से कहते हुए कि भाई पेरियार को जहाँ चाहो वो तुम लगाओ। पेरियार जो है वो ये कहता है देयर इज़ नो गॉड। तो भाई ये बताओ कि ये बात जो है किसी मस्जिद के सामने क्यों नहीं कही जाती? पेरियार की ये बात जो है, पेरियार के स्टैचू किसी चर्च के सामने क्यों नहीं लगाए जाते? ऐसा क्यों है कि हर मंदिर के सामने पेरियार का ये फोटो लगा है और कहता है कि देयर इज़ नो गॉड? इस प्रकार का जो व्यवहार है वह अनुचित है। इसलिए आपको ध्यान हो, पता नहीं ये आपको ध्यान है या नहीं है, लेकिन अन्नामलाई ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार जब आएगी तो मंदिरों के सामने से पेरियार के सारे स्टैचू हटवा देगी। इसको उन्होंने क्लैरिफाई भी किया। हटवा देने का मतलब ये है कि हटवा के उसको पुनर्स्थापित दूसरे स्थान पर कराएगी, दूसरे पब्लिक स्पेस में, मंदिरों के सामने नहीं रहेंगे। अरे मंदिरों के सामने रखना है तो मस्जिदों के सामने भी होंगे, चर्च के सामने भी होंगे। ये क्या बात हुई कि केवल और केवल मंदिरों के सामने लगाया जा रहा है? निश्चित रूप से पेरियार जो था वो चर्च की जो विचारधारा थी उसका बहुत बड़ा वाहक था। और इसके बारे में मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि किस प्रकार से तमिलनाडु में 19वीं शताब्दी में पूरा अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई थी जिससे वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का प्रवाह बढ़ सके और लोगों को कन्वर्ट करके वो इसको पूरी तरह से एक क्रिश्चियन कंट्री में बनाना चाहते थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सफलतापूर्वक किया। अंग्रेज़ों ने नहीं तो उनके जो दूसरे नॉर्वेजियन जो है, वो जो चर्च है उनका वहाँ का, उसने आपके प्रभाकरण को कन्वर्ट कराया। प्रभाकरण क्रिश्चियन बन गया। हो सकता है प्रभाकरण का ये भी स्पष्ट नहीं कि वो बनाया, उसके पहले से ही वो क्रिश्चियन था, उसका जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। और उन्होंने पूरी तरह से ये बीज जो है वो तमिल सोसाइटी में श्रीलंका में फैला के और उनको सेपरेटिज्म के रास्ते पे चलाया, और उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा नरसंहार हुआ, वो हमने सबने देखा है। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि भाई क्या कह रहे हैं। पूछा गया जब अन्नामलाई से कि कितनी सीट आ सकती है, तो सीट पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात जरूर कही, और ये मैं भी आपको 2-4 बार कह चुका हूँ। हालांकि लगता नहीं, यदि आप रैशनल कैलकुलेशन करें तो 5 से अधिक सीट नहीं जाती, लेकिन जो अन्नामलाई कहते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अन्नामलाई क्या कहते हैं। अन्नामलाई कहते हैं कि भाई यहाँ तो एक तरफा मामला होता है। तमिलनाडु में जो मामला होता है वो एक तरफा होता है। किसने कहा था, किसने सोचा था कि डीएमके जो है वो 39 में से 38 सीट जीत जाएगी और अन्ना डीएमके केवल 1 सीट जीतेगी?
ये तो किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन 39 सीट जीत गई। इसके पहले ठीक उल्टा हुआ था, ADMK वाला जो गठबंधन था 2014 में, वो सारी सीटें जीत गया था। उस फ्लश में भारतीय जनता पार्टी भी सीट जीत गई थी अपनी कन्याकुमारी की, आपको ध्यान है, पोन राधाकृष्णन जीते थे। तो ये जो तमिल लैंडस्केप की जो सच्चाई है वो एक बड़ी सच्चाई है, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है, ये जब सामने आ रहा है तो जिस प्रकार से ये बिल्कुल स्पष्टवादी है, बिल्कुल किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं कर रहा है, जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, लोग भी उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और वो किसी भी प्रकार का पूर्व का, भूतकाल का, पास्ट का कोई बैगेज भी उसके ऊपर नहीं है जिससे कि वो वेट डाउन हो। एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, खुली हवा का एक झोंका है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि सपोर्ट कितना मिल रहा है। मोदी ने सबसे अधिक दौरे जो हैं वो पिछले 1 साल में तमिलनाडु के किए। यही बात जो है वो बार बार आप देखें तो प्रशांत किशोर भी यही बार बार हाईलाइट कर रहा है कि भाई पता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो कहाँ पर कमज़ोर है, दुर्बल है। तो जहाँ पर उनकी दुर्बलता का उन्हें आभास है वहाँ पर वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। केरला में भी उन्होंने कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ी है। राजीव चंद्रशेखर को खड़ा कर दिया शशि थरूर के सामने, और शशि थरूर के लोगों को CPM वाले पिटाई कर रहे हैं। हाँ, शशि थरूर का ट्वीट आया उसके बारे में। तो भाई साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का इस बार का जो चुनाव है वो अत्यंत रोचक होगा। आज ही मैंने सुना कि भाई कहा प्रधानमंत्री ने लास्ट कैबिनेट मीटिंग में कि दक्षिण में इस बार हम बहुत अच्छा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी कितनी सच होती है और अन्नामलाई की भविष्यवाणी कितनी सच होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।